डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद पूरे देश में गुस्सा है। सबसे ज्यादा गुस्सा डॉक्टरों में है क्योंकि उनके बीच काम करने वाली, मेडिकल में अपना करियर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाली एक ट्रेनी डॉक्टर को बड़ी बेरहमी से मार डाला गया। इस वारदात को लेकर आज से पूरे देश के करीब 3 लाख डॉक्टर अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए हैं। कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़, पटना और लखनऊ समेत कई शहरों में बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर सड़कों पर उतर आए और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने लगे। अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर लगभग सभी कामकाज ठप कर दिया गया। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। हालांकि आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इससे भी डॉक्टरों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगह की कि कितना ज्यादा आक्रोश लोगों के अंदर है, डॉक्टर्स के अंदर है इस पूरे कांड को लेकर के। और कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी सजा की मांग इनके द्वारा की जा रही है। अस्पतालों में काम ठप पड़े हैं। इनकी मांगे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी सजा मिले और जब तक नहीं मिलती इसी तरह ये प्रदर्शन करेंगे। तो इस मामले में जमकर सियासत भी हो रही है। आज ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने आज साफ कहा कि अगर रविवार तक यानी अगले 6 दिनों में पुलिस इस मामले को पूरी तरह से नहीं सुलझा लेती तो राज्य सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। इधर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए, तो वहीं बीजेपी ने जांच के लिए बनी कमेटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस कमेटी में टीएमसी के लोग शामिल हैं जो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। तो सीपीआईएम नेता बृंदा करात ने कहा कि उन्हें ममता बनर्जी की बात पर भरोसा नहीं है। এবং আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে। আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারে, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেব। महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, दरिंदगी की हद कर दी गई। और वहां क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा? क्या हमारा आरोप है कि कुछ टीएमसी के समर्थकों को भी डाल दिया गया उस कमेटी में। बर्बर घटना है, ये ऐसे भयानक घटना है, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक यंग डॉक्टर, एक यंग जो वहाँ काम करने के लिए गए थे, वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है और इस प्रकार की भयानक घटना हुई है जहाँ रेप तथा जिस तरह हमला हुआ है उस बच्चे के ऊपर, उस डॉक्टर के ऊपर, निश्चित रूप से ये पूरे बंगाल की जनता, बंगाल की महिलाओं के लिए, बंगाल की स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कोलकाता के सरकारी अस्पताल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला आरोपी संजय रॉय जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। हालांकि उसने सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश की थी ताकि कानून के हाथ उसके गिरबान तक कभी न पहुंच सके। लेकिन कहते हैं ना कि शातिर से शातिर अपराधी भी गुनाह का कोई न कोई सबूत छोड़ ही जाता है। आरोपी संजय ने भी मौकाए वारदात पर एक छोटा सा सबूत छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी से पूछताछ के मुताबिक ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या के बाद संजय बिना किसी भी भनक लगे अपने घर चला गया। घर पहुंचकर वो चैन की नींद सो गया। अगली सुबह उसने सबूत मिटाने के लिए खून से सने अपने कपड़े धो डाले और हत्या से जुड़े सारे सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन संजय अपने जूतों पर लगे खून के निशान मिटाना भूल गया। डॉक्टर्स का डिमांड भी है कि सिक्योरिटी इस जगह का बढ़ाना है हॉस्पिटल का, तो वही हम लोग इसमें ये इस चीज का एक स्टेप है, ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है। इसमें आई कार्ड दिया है, सब लोग सिक्योरिटी जो है आई कार्ड लेके इसमें ड्यूटी कर रहा है, तो इस चीज को लेके सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए वन ऑफ द स्टेप्स है। इधर पुलिस बड़ी बारीकी से वारदात की जांच में जुटी थी। इस दौरान ट्रेनी महिला डॉक्टर के शव के पास पुलिस को एक ब्लूटूथ हेडफोन सेट मिला।
अब पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल ये थी कि वो इस हेडफोन का इस्तेमाल करने वाले शख्स तक कैसे पहुंचे। इसके लिए पुलिस ने एक प्लान बनाया। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की मदद से सभी संदिग्धों की एक लिस्ट बनाई। पुलिस ने सभी संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद पुलिस ने बारी बारी से हर एक संदिग्ध के मोबाइल फोन से ब्लूटूथ हेडफोन को कनेक्ट करने की कोशिश की। इसी दौरान आरोपी संजय रॉय के फोन से वो बरामद हुआ ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। अब ये भी जान लीजिए कि आरोपी ने ट्रेनी महिला डॉक्टर को अपना शिकार कैसे बनाया। मृत डॉक्टर के साथ उस रात ड्यूटी करने वाले जूनियर डॉक्टरों के मुताबिक ट्रेनी महिला डॉक्टर रात की शिफ्ट में ड्यूटी पर थी। रात करीब 2 बजे उन्होंने टीम के साथ डिनर किया। डिनर के बाद डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई और इसी सेमिनार हॉल से सुबह 6 बजे उनका शव मिला। महिला डॉक्टर का शव एक गद्दे पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट और चेहरे पर भी खून के निशान थे। उसके होंठ, गर्दन, पेट और दोनों हाथों पर चोट के निशान मौजूद थे। यानी उस महिला डॉक्टर ने हैवान से खुद को बचाने के लिए खूब संघर्ष किया होगा, लेकिन उस हैवान की ताकत के आगे वो जिंदगी की जंग हार गई। फिलहाल आरोपी पर बीएनएस की धारा 64 यानी बलात्कार और धारा 103 यानी हत्या के जुर्म में एफआईआर दर्ज की गई है। सियालदह कोर्ट ने आरोपी को 23 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हालांकि कोलकाता पुलिस महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में 1 से ज्यादा आरोपी मानकर चल रही है। इसीलिए उसने सरकारी अस्पताल के 3 जूनियर डॉक्टरों समेत 4 लोगों को समन्स भेजा है। बताया गया कि ये सभी लोग हत्या के दिन नाइट शिफ्ट में ही डॉक्टर के साथ ड्यूटी पर थे। और अब बात झारखंड की, जहां पर बदली डेमोग्राफी से हिंदू आबादी पर गहराता संकट है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर से झारखंड में खासकर संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया है कि संथाल परगना में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जाए, बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिनती की जाए और बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का एक्शन प्लान बनाया जाए। बदलती डेमोग्राफी, डरावने आंकड़े तो हिंदू खत्म हो जाएंगे। झारखंड के संथाल परगना में बदलती डेमोग्राफी पर सिर्फ कोर्ट ही चिंतित नहीं है। इसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक चिंता जताई जा चुकी है। 15 दिन पहले ही बीजेपी ने इस मुद्दे को सड़क से संसद तक उठाया था। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, तो झारखंड के डोडा से ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया था। बीजेपी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर आरोप लगाया था कि झारखंड के इन इलाकों में 20 से 123% तक फर्जी वोटर हैं, जिनके नाम मतदाता सूची में हैं। वहीं लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि झारखंड की कम से कम 25 विधानसभा ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 110% तक बढ़ गई है। 20% से लेकर के 123% मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाता के नाम वहां बढ़ाए गए, तो ये गलत है। अगर इस प्रकार से डेमोग्राफी में बदलाव होगी तो फिर डेमोक्रेसी में भी ये खतरे होंगे और उस खतरा को हम सबको महसूस करना चाहिए। मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में जो आंकड़े पेश किए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। निशिकांत दुबे ने दावा किया कि
झारखंड के संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 10% कम हो गई है। बिहार से अलग राज्य बनने के वक्त साल 2000 में आदिवासियों की जो आबादी 36% थी, वो अब घटकर 26% रह गई है। निशिकांत दुबे ने सदन को बताया कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ तेजी से बढ़ रही है और घुसपैठी आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। यही नहीं, निशिकांत दुबे ने आंकड़ों के साथ दावा किया कि संथाल परगना में 100 आदिवासी मुखिया ऐसी हैं जिनके पति मुसलमान हैं। अपनी लोकसभा की मधुपुर सीट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां के 267 बूथ पर 117% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। साथ ही पूरे झारखंड की कम से कम 25 विधानसभाओं में 110% मुस्लिम आबादी बढ़ने का भी उन्होंने दावा किया। बीजेपी झारखंड में डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठा रही है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट से पहले जुलाई में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी धर्मांतरण से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान गंभीर आशंका जाहिर की थी। एक मामले की सुनवाई के दौरान धर्मांतरण के आरोपी की जमानत खारिज करते हुए जो टिप्पणी की, वो भी आपको जानना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर धर्मांतरण की अनुमति दी गई तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। अब आपको धर्मांतरण को लेकर एक आंकड़ा दिखाते हैं। ये आंकड़े अमेरिका की PEW रिसर्च सेंटर के हैं, जो चौंकाने वाले हैं। PEW के मुताबिक 2050 तक भारत सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बनने वाला है। PEW की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2050 तक हिंदू बहुसंख्यक तो रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में सबसे अधिक मुसलमान भारत में ही रहेंगे। मौजूदा समय में इंडोनेशिया सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, जहां 24 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में यह आंकड़ा बदलने वाला है। जाहिर है ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और अगर अभी से घुसपैठ और धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हालात मुश्किलें नहीं बेकाबू भी हो जाएंगे। और बात ग्वालियर की। ग्वालियर के डबरा स्थित सेंट पीटर स्कूल पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है। स्कूल के कर्मचारी मनोज वाल्मीकि ने स्कूल प्रबंधन पर धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि स्कूल में काम करना है तो धर्म परिवर्तन करना ही होगा। और उधर मामले की जानकारी लगने के बाद हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग भी की है। काम करना है तो धर्म परिवर्तन करो। तुम एक काम करो, तुम धर्म परिवर्तन कर लो तो हम तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे। स्कूल प्रबंधन ने कर्मचारी पर बनाया दबाव। आवेदन पत्र के जो भी तथ्य है उसकी जांच सीनियर ऑफिसर पर की जा रही है और जो भी उसमें फाइंडिंग्स आएगी उसके आधार पर निर्णय लेंगे। शिक्षा के मंदिर में चल रहा बड़ा खेला। ये मामला है ग्वालियर जिले के डबरा में स्थित सेंट पीटर स्कूल का। स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि इसी तरह दबाव बनाकर कुछ कर्मचारियों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। पीड़ित का कहना है कि बेटे की तबीयत खराब होने पर उसने छुट्टी ली थी। जब स्कूल लौटा तो पता चला कि बिना किसी सूचना के उसे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरे बच्चे की तबीयत खराब थी मंगलवार को, तो मैं प्रिंसिपल सिस्टर को बता के चला गया था। 2 दिन में नहीं आया। जब कल 9 तारीख को मैं वापस गया तो उन्होंने बोला कि आपको नौकरी से निकाल दिया है। तो फिर मैंने उनसे माफ़ी वगैरह मांगी तो बोल रही थी कि लिखित में दे दो हमें। हमने लिखित में दिया तो बोल रही थी जैसे हम बोल रहे हैं ना वैसे लिखो, तो हमने नहीं दिया तो बोल रही तुम एक काम करो, तुम धर्म परिवर्तन कर लो तो हम तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे। मामले की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डबरा तहसीलदार से स्कूल प्रबंधन की शिकायत की गई। साथ ही मामले में एसपी धर्मवीर सिंह ने जांच के आधार पर कार्रवाई की बात कही। आवेदन पत्र के जो भी तथ्य है उसकी जांच सीनियर ऑफिसर पर की जा रही है और जो भी उसमें फाइंडिंग्स आएगी उसके आधार पर निर्णय लेंगे। उधर स्कूल प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ग्वालियर से सुशील कौशिक, न्यूज़ 18। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन को 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं थम रही। बांग्लादेश में हिंसा भड़कने के बाद अब तक कई हिंदू मंदिरों, हिंदुओं के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है।
बांग्लादेश में कट्टरपंथी सोच वाले उपद्रवी जमकर आतंक मचा रहे हैं। लेकिन राफाह में इजरायली हमले पर शोर मचाने वाले सेकुलर लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधे बैठे हैं। देखिए, जलते घर, टूटते मंदिर, ये नए बांग्लादेश की तस्वीर है जहां हर तरफ सिर्फ अराजकता और उत्पात है। बांग्लादेश में हिंदुओं को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के घरों, दुकानों में घुसकर कट्टरपंथी तोड़फोड़ कर रहे हैं। हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश की सरकार की तरफ से सिर्फ अपील की जा रही है। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की कमान संभाले 4 दिन हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। लेकिन बांग्लादेश की सरकार की तरफ से अब तक ना तो कोई ठोस एक्शन लिया गया और ना ही हिंदुओं पर हमले रुके। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक 3 मिनट 33 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद वो भारत की ओर भाग रहे हैं। अगर भारत के हिंदुओं को भागना पड़ा तो कहां भागेंगे? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे इन हमलों के खिलाफ देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मथुरा, हरिद्वार और अयोध्या में साधु संतों ने प्रदर्शन कर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रही ज्यादती पर सरकार से दखल देने की मांग की। लेकिन विपक्षी पार्टियों में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सन्नाटा है, जिसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर रैली, कैंडल मार्च निकालने वाले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर क्यों चुप हैं? फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले के बाद दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। वहाँ हिंदुओं के इस पीड़ा पर हिंदुस्तान में खामोशी क्यों है? जो रोज सवाल पूछते हैं विपक्ष, इंडिया गठबंधन, उनके नेता राहुल गांधी, एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। अब तक बांग्लादेश में आपके एकदम पड़ोस में, आप तो रूस और यूक्रेन का वॉर रुकवाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आपको अपने पड़ोस में क्या हो रहा था उसकी इंटेलिजेंस नहीं थी। क्यों नहीं थी, इसका भी जवाब दीजिए। आज बांग्लादेश का हिंदू असुरक्षित है तो उसकी जिम्मेदारी क्या हमारी सरकार की नहीं है? क्या इनको कदम नहीं उठाने चाहिए? आरोप ये भी लग रहे हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक बड़ी साजिश थी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की थी। खालिदा जिया के जेल में रहने के दौरान तारिक रहमान को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। राहुल गांधी और तारिक रहमान की मुलाकात में क्या बातें हुई? बीजेपी अब राहुल गांधी से ये सवाल पूछ रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को लंदन में BNP के तारिक रहमान के साथ अपनी बैठक के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। बांग्लादेश के पत्रकार ने एक बड़ा, पाकिस्तान के पत्रकार ने एक बड़ा खुलासा किया। सलाउद्दीन चौधरी ने जो है खुलासा किया है कि के रहमान से वो जिस तरह से गाजा पट्टी के खिलाफ यहाँ जीनरेज आंदोलन करते हैं और उसके एक दिन पहले वो मिलते हैं, जिस तरह से विदेशों में जाकर वो भारत के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, कारण से राहुल गांधी जी निशाने पर हैं और इस संविधान की रक्षा करने के लिए चाहे जिस किसी को भी निशाने पर लेना पड़े मैं लूंगा। There have been good incidents of cases in which temples have been guarded by Muslims, including civilians as well as police and others. I'm certainly hopeful that we will be in a position to see calming down and settling of the situation and safeguarding of minorities. That is a very, very major concern for India, and I'm very glad that the Indian government has already made it clear that for us that is a very important issue. उधर अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट ने अपने नेता ओसामा महमूद LAF का 12 पेज का एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने बांग्लादेश की जनता को हसीना सरकार को उखाड़ फेंकने पर बधाई दी और इसे इस्लाम की जीत बताया। और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।